वंदे मातरम। सभी बच्चों का ज्ञानज्योत विद्यालय के इस ऑनलाइन सत्र के इस नए दौर में सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग इस ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ रहे हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, इसलिए सभी का बहुत ही दिल से स्वागत है। हमने पिछले पीरियड में हमारे सामान्य ज्ञान के इस विषय में जो हमारे 3 लेसन थे उनके बारे में पढ़ा था और उनके सवाल जवाब भी हल किए थे। आज हम जो है हमारे इस सामान्य ज्ञान सब्जेक्ट के लेसन नंबर 4 को पढ़ने वाला है, जिसका नाम है सामान्य प्रश्न। अभी इस लेसन में हमें सिर्फ सवाल और जवाब ही दिए गए हैं और उन्हीं के बारे में हमें सीखना है। ठीक है, सीधा 1 मिनट। दिख नहीं रहा है? दिख रहा है अभी ठीक से? ओके, तो आज जो है हम सामान्य प्रश्न इस लेसन को समझने वाले हैं। सामान्य प्रश्न मतलब क्या? सामान्य प्रश्न इसमें किसी भी प्रकार के जो हमारे आजू बाजू में रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, या फिर इतिहास से संबंधित या फिर विज्ञान से संबंधित कोई भी सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किताब से बाहर पूछा नहीं जाएगा, इसलिए सभी बच्चे जो है सिर्फ किताब का ही अध्ययन अच्छे से करना है। चलो अभी इसके हमें सीधे सवाल जवाब दिए गए हैं, तो हम इनके सवाल जवाब जो है उनको हल करेंगे। देखो स्वाध्याय है, इनमें पहला सवाल है, निम्नलिखित में गणवेश पहनने की आवश्यकता किसे नहीं होती है। मतलब इन 4 ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं उनमें से एक को गणवेश पहना या नहीं पहना तो भी चलता है, तो वह कौन सा है? ऑप्शन ए है विद्यार्थी को, ऑप्शन बी है पुलिस को, ऑप्शन सी है सैनिक को और ऑप्शन डी है मंत्री को। विद्यार्थी को गणवेश पहना नहीं पहना तो चलेगा? नहीं चलेगा। पुलिस को नहीं पहना चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि उनको भी कंपलसरी है गणवेश पहनना। सैनिक को, उनको भी कंपलसरी है। सिर्फ किसको नहीं है फिर? ऑप्शन नंबर डी, मंत्री को। किसको नहीं है? मंत्री अगर गणवेश नहीं भी पहनते हैं तो उनको चलेगा, उनका कोई ऐसा गणवेश पहले से बनाया नहीं है। हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो मंत्री हैं वो अलग अलग प्रकार के गणवेश जो है उनको पहनने का कार्य करते हैं। मतलब किसी का गणवेश कैसा होता है, किसी का गणवेश किसने वो सूती कपड़े, ये सफेद कपड़े तो पहने होते हैं, किसी ने उसके ऊपर जर्री डाली होती है, किसी ने उसके ऊपर कोट लगाया होता है, तो उनको कोई कंपल्शन नहीं है। आगे, खजूर के पेड़ कहाँ उगते हैं? खजूर जो हम खाते हैं ना, वो उसके पेड़ कहाँ उगते हैं? ऑप्शन ए है चौपट मैदान में, ऑप्शन बी है मरुस्थलों में, ऑप्शन सी है पर्वतीय प्रदेशों में, ऑप्शन डी है बर्फीले प्रदेशों में। बर्फीले प्रदेशों में तो वो नहीं उगते हैं बराबर, पर्वतीय प्रदेशों में भी नहीं उगते हैं, और चौपट मैदान, जहाँ पे मैदान चौपट होता है वहां पर तो उनका उगने का कोई सवाल होता ही नहीं। तो कहाँ पे उगते हैं? बी, मरु प्रदेशों में। भी मरु प्रदेश मतलब क्या? जो पठार भाग होता है उनमें वह उगते हैं। कौन है ये? हाँ, आवाज किसकी आ रही है? जगदीश, ये कौन है? 6A जगदीश, स्पीकर बंद करो। चलो सभी लोग अपने वीडियो चालू करो और स्पीकर बंद करना है सबको। जब मैं सवाल पूछूं तो ही मुझे जवाब देने के लिए स्पीकर चालू करना है और फिर से बंद कर देना है। सभी बच्चे अपना वीडियो चालू करेंगे, वीडियो चालू करके स्पीकर बंद करना है। वीडियो चालू करो। 6B नीलेश, कौन है? वीडियो चालू करो फटाफट। सभी बच्चों को वीडियो चालू करना है। अभी देखो सामान्य प्रश्न में और सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे भारत राज्य में कितने घटक राज्य है? अभी कितने राज्य है भारत में, कौन बताएगा? कोई टेल मी द आंसर। वर्तमान भारत में अभी कितने घटक राज्य है? 28। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो ऐसे सवाल भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। कितने घटक राज्य है? 28।
और 28। केंद्रीय शासित प्रदेश कितने हैं? 7। 7। 9। अभी 9 है, पहले 7 थे, अभी 9 हो चुके हैं, याद रखना है। ठीक है, दोनों ऐसे सवाल आपको एग्जाम में आ सकते हैं। हाँ, दूसरी बात, अभी आपकी एग्जाम जो रहेगी वो कैसी रहेगी, आपको कैसे सॉल्व करना है। देखो, अभी मान लो तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल जो है वो है उपग्रहों की टेक्नोलॉजी कहाँ उपयोगी हो सकती है? तिवारी, सुरेंद्र, स्पीकर बंद करो सब लोग, स्पीकर बंद करो। एक बार बोला हुआ समझ में नहीं आता है। देखो, तीसरा सवाल है उपग्रह की टेक्नोलॉजी कहाँ उपयोगी नहीं हो सकती है। तो इसके 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला है अमेरिका में रहने वाले नेता के साथ बातचीत करने के लिए, तो उपग्रह का इस्तेमाल होता है। बैंक से पैसे निकालने के लिए उपग्रह का, किसी नेट से मूव कर सकते तो वहां पर उपग्रह का इस्तेमाल होता है। आंधी तूफानों की पूरी सूचना देने के लिए उपग्रह से हमें जाएगा। फिर कपड़े धोने और सुखाने के लिए, इसके लिए हमें इसकी जरूरत नहीं होती, इसके लिए हमें सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। तो क्या आएगा इसमें? ऑप्शन सी। कौन सा है? कपड़े धोने और सुखाने के लिए। इस काम के लिए हमें उपग्रहों की जरूरत नहीं है। यह हम नीचे रहकर भी ऐसे ही उसको हम सकते हैं। चलो अभी इधर ध्यान देना है। क्या? क्या है टीचर अभी? हाँ, चलिए इधर ध्यान दो, यहाँ से निकाल लीजिए। हाँ, अभी ये जो आपका सवाल था ओएमआर शीट, आपको जो मिलने, आपको जवाब जो है वो ऐसे लिखने नहीं है, आपको जवाब ओएमआर शीट में लिखने हैं। ओएमआर शीट में क्या होगा? देखो, आपको ऐसा पहला सवाल होगा, ये पहला वाला सवाल है आपका, फिर दूसरा वाला, उसके लिए 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी और डी। ठीक है, इसके भी ए बी सी और डी, 3 ए बी सी और डी। इसमें लिखा होगा ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अभी ये जो है, इनमें आपको क्या करना है? मान लो अभी हमारे तीसरे का जवाब क्या था? सी। तो यहाँ पे सी को ढूंढना है और सी को आपको ऐसे पेन से डार्क करना है। समझ में आया कैसे सॉल्व करनी है एग्जाम? ये किसमें आएगा? ओएमआर शीट में, ये आपको अलग से मिलेगा। आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ भी छेड़खानी करनी नहीं है। क्वेश्चन पेपर में पढ़कर जो ओएमआर शीट है उसमें ऐसे जवाब, ऐसे आपको जवाब भरना है। समझ में आ गया सबको कैसे करोगे? यस सर। यस सर। हाँ, अभी इसमें आपको पूरे 25 से फिर 50 ऐसे दिए जाएंगे, लेकिन आपको जितने सवाल पूछे उतने ही 25 के आपको जवाब लिखने होंगे। ठीक है? यस सर। और यस सर। पढ़ने के लिए बैठे हो, ऐसे बैठो। सिंह ईशा, पढ़ने के लिए बैठे हो ना? क्या हुआ? चलो ठीक से बैठो, किताब निकालो, वीडियो चालू करो। वीडियो क्यों बंद कर दिया? किताब अपने सामने रखना है और उसे देखकर उसको सॉल्व करना है, ऐसे सो के नहीं करना है। सोने के लिए क्लास में जाना तो आगे समझ में आ गया होगा सबको कैसे करना है। सभी सब्जेक्ट का आपके एग्जाम ये टेस्ट वाला ऐसे होने वाला है। ओएमआर कितनी आपको भरना है सभी सब्जेक्ट का, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे एसएस हो, विज्ञान हो, सभी का, एसकेटी का, सबका आपको ऐसे ही भरना है। ओएमआर कैसा आएगा, उसमें से जो सही जवाब है उसको आपको टिक करना है। जैसे मान लो पहले का हमारा डी था तो हम डी को डार्क करेंगे, दूसरे का हमारा बी था तो हम बी को डार्क करेंगे। ऐसे आपको सिर्फ जो सही जवाब है उसको डार्क करना है, ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी आगे हम सवाल जवाब को हल करते हैं।
द्विज अर्थात 2 बार जन्म हुआ। इस दृष्टि से द्विज का एक अर्थ ब्राह्मण और दूसरा अर्थ पक्षी होता है। इसके अलावा द्विज शब्द का तीसरा एक अर्थ और है, वह कौन सा है? द्विज शब्द के 3 अर्थ होते हैं, 2 दिए गए हैं, एक हमें पूछा है। ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी दांत, ऑप्शन सी हाथी और ऑप्शन डी पेड़। तो हमारा जवाब है ऑप्शन बी, दांतों को ही द्विज कहा जाता है। अभी सभी लोग जो है, फिर से बोल रहा हूँ, आप सभी को जिनके पास किताबें नहीं हैं जल्दी से किताबें खरीद लो। किताबें नहीं होगी तो आप सवालों के जवाब नहीं दे पाओगे, उसको याद नहीं कर पाओगे तथा एग्जाम भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसके लिए सबको जल्दी से किताबें खरीदना है। जिनके पास अभी किताब नहीं है वो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे पूरे का पूरा लिखना है, और जिनके पास किताब है वो सिर्फ इस चौकट में ABCD जो मैं लिख रहा हूँ उसको लिखना है, ठीक है ना। और जिनके पास किताब नहीं है वो पूरा का पूरा लिखना है, याद रखना है। 5 नंबर का सवाल है हमारा, भारतीय लोग गर्मी में सूती कपड़े पहनते हैं, क्योंकि सूती कपड़े, अब हम गर्मी में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? ए ऑप्शन है उनका शरीर ठंडा रखते हैं, कि सूती कपड़े जो है उनका शरीर ठंडा रखते हैं। ऑप्शन बी है ऊन और रेशम से सस्ते होते हैं इसलिए, धोने में सरल होते हैं इसलिए, और डी है आकर्षक रंगों में मिलते हैं इसलिए हम गर्मी में सूती कपड़े पहनते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा, क्योंकि वह हमारा शरीर जो है उसको ठंडा रखने का कार्य वह करते हैं। मतलब उनका शरीर, उनका मतलब हमारा भारतीय लोगों का, उनका शरीर ठंडा रखते हैं इसलिए सूती कपड़े गर्मी में पहनते हैं। नंबर 6, यदि ठंडी गर्मी का विरोधी शब्द है, ठंडी गर्मी ये एक दूसरे के विलोम अर्थ वाले शब्द है, अपोजिट वर्ड से, तो ग्रीष्म ऋतु का विरोधी शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए है बारिश, ऑप्शन बी है वसंत, ऑप्शन सी है शीत ऋतु और ऑप्शन डी है हिमवर्षा। कौन बताएगा ग्रीष्म ऋतु का विरोधी शब्द कौन सा हो सकता है? आपको भी सोचना है थोड़ा। सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? हाँ बोलो बेटा। गर्मी। हाँ बोलो। सी। ना सी। गर्मी नहीं। सी क्या है वो भी बोलना है, वो भी बोलना है, क्या है वो? सर सी। ऋतु, वेरी गुड। अब ये ऋतु का है क्योंकि बोलना बंद करो, जवाब मत दो आप लोग, माइक बंद कर लो सब लोग, कुछ भी कहा भी कैसे नहीं बोलते हो। तो यहाँ पे क्या है, ठंडी का गर्मी दिया गया है, तो यहाँ पे गर्मी का कोई सवाल आता ही नहीं, किसने गर्मी जवाब दिया था? जैसे हमारा वर्ड है वैसे उसके हिसाब से विरोधी शब्द होना चाहिए। यहाँ पे ऋतु बोला है, ग्रीष्म ऋतु, तो हमें दूसरा इसका विलोम अर्थ वाला शब्द आएगा, वो भी ऋतु नहीं आएगा। और ऋतु तो सिर्फ यहाँ पे एक ही दिया है, कौन सा है? ऋतु, शीत ऋतु, तो वही जवाब होगा ना हमारा। ग्रीष्म मतलब गर्म और शीत मतलब ठंडा, और ऋतु तो ऋतु आएगा ही पीछे, तो ग्रीष्म ऋतु का विरोधी शब्द क्या होगा? शीत ऋतु। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा? सी, शीत ऋतु, ठीक है। तो उसको हमें याद रखना है। 7 नंबर का सवाल है, कीर्ति मंदिर किस नेता के जन्म स्थल का है? कीर्ति के स्मारक के रूप में जाना है, तो वो हमारे महात्मा गांधी जी के स्मारक, वहां पे लिखेंगे ए महात्मा गांधी। आप लोग जवाब मत दो अभी, क्योंकि आप कुछ भी बोलते हैं इसमें हमारा टाइम जाता है, हमारे पास पहले से ही टाइम बहुत कम है। सप्ताह में सिर्फ 40 मिनट होते हैं, उसमें पढ़ाना, लिखाना, उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस देना तथा होमवर्क के लिए भी कहना और कुछ जानकारी आपको बताना। इसके लिए फटाफट जो मैं कहता हूँ वह सबने फटाफट कर लेना है। 8वां सवाल है, दुर्जन शब्द का विरोधी शब्द कौन सा है? दुर्जन मतलब बहुत बुरा आदमी, अच्छा आदमी नहीं है ऐसा, उसका विरोधी शब्द कौन सा है? सत्कार्य आएगा? नहीं, ये दुष्कार्य का सत्कार्य होगा। निर्दोषता या सदोषता का विरोधी शब्द होगा।
और निर्दोष ये सदोष का विरोधी शब्द होगा। तो कौन सा बचता है? सज्जन। दुर्जन सर का क्या एक आएगा? नंबर का आंसर क्या है? 1 नंबर का आंसर 1 नंबर का लिखा मैंने। अरे हाँ, मैं 9 नो नंबर का बोल सर। रहा हूँ। तो हाँ, ये 9 नंबर का बोल रहा था। ये 1 नंबर का सवाल है। देखो 1 नंबर का सवाल है, रविशंकर महाराज का जीवन मंत्र क्या था? रविशंकर महाराज जो है उन्होंने कौन सा उपदेश लोगों को किया था जीवन जीने के लिए? तो उन्होंने बताया था डी ऑप्शन, दूसरों के लिए उपयोगी बनो। दूसरों के लिए, दिख रहा है ना? उपयोगी बनो। जिनके पास किताब नहीं है वो पूरा का पूरा लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ। जिनके पास किताब है वो भले ऑप्शन लिख सकते हैं। तो 9 नंबर का हमने हल कर लिया था। दुर्जन का समानार्थ वाला विरोधार्थ वाला शब्द कौन सा है? सी, सज्जन। 10 नंबर का सवाल है, जहां जहां बसता एक गुजराती वहां वहां सदाकाल गुजरात। यह पंक्ति किस कवि की है? कौन से कवि ने उसकी कविता में यह पंक्ति लिखी हुई है? तो ए ऑप्शन है नर्मद की, बी खबरदार की, सी दलपत राम की और डी नन्नालाल की। तो इसका जवाब है बी, खबरदार की। तो ये जो है कवि का नाम है, याद रखना है, जो गुजरात के कवि है। आगे 11 नंबर का सवाल है, यदि आने वाले कल के बाद का दिन, मतलब आने वाले कल के बाद का दिन गुरुवार हो, मतलब आने वाला कल, मतलब आज, तो इसको सवाल कैसे करना है? आज, फिर उसके बाद आने वाला कल का दिन, आने वाले कल के बाद का दिन, उसके बाद और बाद, मतलब परसों का दिन गुरुवार हो, तो मतलब कल क्या होगा? बुधवार। मतलब उसके हिसाब से, हाँ, कल का दिन क्या था? बुधवार। और आज का दिन क्या है? मंगलवार होगा। याद रख, समझ लेना, ठीक है? हो तो बीते हुए कल के पहले का दिन, तो मतलब आज के पहला बीता हुआ दिन कौन सा है? कल। कल कौन सा था फिर? सोम। तो इससे पहले का दिन, इससे पहले का दिन कौन सा आएगा फिर? रवि। ठीक है, पहले का दिन कौन सा होगा? तो देखो हमारा ऑप्शन डी दिया गया है, रविवार। ठीक है ना? समझ में आया हमने कैसे सॉल्व किया? तो ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना है। आपके दिमाग को थोड़ा स्पेस देना है, थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करना है, और फिर ऐसे सवालों के जवाब आपको देने हैं। तो वह जवाब होगा रविवार। ठीक है, 12 नंबर का सवाल, भारतीय संविधान के शिल्पकार कौन थे? किसे कहा जाता है भारतीय संविधान के शिल्पकार? ए महात्मा गांधी, बी बाबा साहेब अम्बेडकर, सी आचार्य कृपलानी, डी जयप्रकाश नारायण। तो सही जवाब है हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर, ऑप्शन बी। सर पेज नंबर क्या है? तो कब से क्या सर कर रहा है पेज तू? नंबर क्या है? 10। कब से क्या कर रहा है तू? सर पेज नंबर क्या है? 10 बोला ना मैंने। बाबा साहेब अम्बेडकर। इतना टाइम हो गया, कब से क्या कर रहा था तू? हाँ, सर पेज नंबर क्या है? अरे 10 बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? पेज नंबर 10। कब से क्या कर रहा है तू? ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे सामान्य पेज में? कौन से पेज पे? 10 नंबर पेज पे चालू हो रहे हैं ऐसा? तेरह नंबर का सवाल अभी 11 नंबर पे चालू होगा। 13 नंबर का सवाल है, भारत के मध्य से होकर कौन सा वृत्त गुजरता है? ए कर्क वृत्त, बी विषुववृत्त, सी ध्रुव वृत्त, डी मकर वृत्त। तो भारत के मध्य से होकर विषुववृत्त तो नहीं गुजरता है, वो पूरे
पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरता है। ध्रुव वृत्त तो नहीं गुजर सकता क्योंकि ध्रुव वृत्त पृथ्वी के दोनों कोनों के ऊपर रहते हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। और मकर वृत्त जो है वो नीचे के भाग में है, निचले भाग में, विषुववृत्त के निचले भाग में, और हम विषुववृत्त के ऊपर वाले भाग में रहते हैं। तो वहां से कौन सा वृत्त गुजरता है? ए कर्क वृत्त, जो हमारे भारत के मध्य से होकर गुजरता है। आगे 14 नंबर, हिंद छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? हिंद छोड़ो यह जो आंदोलन है यह कौन से साल में हुआ था? तो ऑप्शन ए है ईस्वी सन 1932 में, ऑप्शन बी है ईस्वी सन 1940 में, ऑप्शन सी है ईस्वी सन 1930 में, और ऑप्शन डी है ईस्वी सन 1942 में। तो ऑप्शन डी है हमारा ईस्वी सन 1942 में। सभी लोगों ने फटाफट लिखना है, मैं मिटा देने वाला हूं फिर से, ठीक है। 15 नंबर का सवाल, जल्दी लिखो, मैं मिटा दूंगा। हाँ, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? उन्होंने एक आत्मकथा लिखी है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, सिर्फ हमारे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो उसका नाम क्या है? मेरा जीवन दर्शन, बी सत्य और अहिंसा, सी सत्य के प्रयोग, डी सत्यमेव जयते। सत्य और अहिंसा उनके तत्व थे, मेरा जीवन दर्शन यह उनके आत्मकथा के रूप में नहीं है, सत्यमेव जयते यह हमारा घोष वाक्य है। तो ऑप्शन सी आएगा हमारा सत्य के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ। जो इंग्लिश में भी उनकी किताब छपी है, यही वाली मेरी आत्मकथा की। सर हो गया। तो फटाफट, हाँ फटाफट लिखो, 2 मिनट दे रहा हूँ। जिनके पास किताब नहीं है उनको पूरा लिखना है, जल्दी से लिखो, 2 मिनट में सबको सर पूरा मेरा हो करना है, चुका ज्यादा टाइम। हाँ ठीक है, जिनका मेरा हो हो गया वो चुका। शांति से बैठो, पढ़ो उसको तब तक, जिनका हो गया है। आपके पास किताब इसलिए आपको ABCD ही लिखना था, जिनके पास किताब नहीं उनको पूरा लिखना है, फटाफट करना है। जिनके पास किताब है उन्होंने लिख लिया, वो उसको पढ़ो और याद करो तब तक। जल्दी से करना है बेटा। दो मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी से लिख लेना है इसको। और आप सभी को जो है इस एग्जाम में सारे के सारे सवाल जो मैंने अब तक सिखाया है उसी में से आएंगे। जो पहला लेसन लिखा था उसमें से, और ये जो 4 लेसन है, 3 लेसन, पहले 3 वाले लेसन इसमें से, चौथे में से नहीं डाला है मैंने, पहले 3 लेसन और वो जो मैंने पढ़ाया था उसमें से। और ये भी आ सकते हैं, भारत में कितने राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। चलो अभी मिटा रहा हूँ, सबका हो गया होगा ऐसा मानता हूँ। Pula ba kau ni bisa ke bawah? ले उसा तनी Kau lah pula yang English चालू. Dari kan English ya. कौन बातें कर रहा है? यादव, रोशनलाल, क्या बातें हो रही है घर में? स्पीकर बंद करो। बोका बताओ नहीं है का यादव, रोशनलाल, स्पीकर बंद करो। मतलब बड़ी गधे के मानेंगे ही नहीं। ले चलो अगला सवाल है हमारा 16वां सवाल। गुजरात
विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? जो गुजरात विधानसभा है उसमें सदस्यों की संख्या जो है वह कितनी है? ऑप्शन ए है 180, ऑप्शन बी है 182, ऑप्शन सी है 202 और ऑप्शन डी है 164। तो इसका जवाब आपको लिखना है ऑप्शन बी 182। फटाफट लिखना है। 17वां नंबर है, सूरत शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? कौन सी नदी के किनारे यह बसा हुआ है? ए सरस्वती, बी विश्वामित्रा, सी नर्मदा और डी तापी। तो कहां पर है? तापी नदी पर। तो सूरत शहर जो है वह तापी नदी के किनारे बसा हुआ है। गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी गुजरात राज्य की स्थापना? ए ऑप्शन है 1 जनवरी 1960, बी ऑप्शन है 1 मई 1961, सी ऑप्शन है 1 मई 1960, डी ऑप्शन है 12 मार्च 1960। तो हमारा सही जवाब है सी 1 मई 1960। 19वां सवाल है हमारा, धीरे से बोला इन शब्दों का क्या अर्थ है? मतलब इन शब्दों का क्या अर्थ है, मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है? ए जोर से कहा, बी धीरे से कहा, सी चुप रहा, डी नहीं बोला। हम कहते हैं ना आपने बहुत धीरे से बोला, तो यह होगा, आपने निकाल लीजिए क्या रहेगा? धीरे से बोला मतलब क्या? बहुत कम आवाज में बोला, या फिर जिसे हम कहते हैं बहुत धीरे से बोला। तो इसका सही मतलब क्या होगा? धीरे से कहा। बी ऑप्शन है इसका, धीरे से कहा। उसके बाद है 20 नंबर का सवाल, सबसे बड़ा खेल महोत्सव कौन सा है? सबसे बड़ा पूरे विश्व में। वर्ल्ड कप क्रिकेट नहीं, इसमें बहुत कम देश हिस्सा लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स, इसमें भी कुछ गिने चुने देश हिस्सा लेते हैं। एशियन गेम्स, इसमें सिर्फ एशिया के जो देश है वो हिस्सा लेते हैं। तो कौन सा है जिसमें सभी देश हिस्सा लेते हैं बहुत ज्यादा से ज्यादा? तो वह है ओलंपिक। तो इसका ऑप्शन है हमारा सी, ओलंपिक। ठीक है ना। ओलंपिक यह जो खेल है इसमें बहुत से सबसे ज्यादा देश जो है वह पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें अपना हिस्सा लेते, भाग लेते हैं। ठीक है, आगे 100% का प्रश्न, मुहावरे का अर्थ क्या है? 100% का प्रश्न जो ज्यादा मायने रखता है, तो इसके जवाब क्या? 100% नहीं। डी बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक प्रश्न। सी 100 रुपए की कीमत का प्रश्न। 100 रुपए की कीमत हुई तो वहां पे 100 रुपए कहा जाता है, 100% नहीं। और डी है 100 रुपए मिलने के बाद जिसका उत्तर दिया जा सके ऐसा प्रश्न, मतलब पैसे दोगे तो जवाब देंगे ऐसा वाला। तो इसका सही जवाब क्या है? डी बहुत ही महत्वपूर्ण और है ऐसा, बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक प्रश्न। बहुत सवाल होगा, उसकी का 100% वाला सवाल। आगे 22 नंबर का सवाल है, 8:30 बजे घड़ी की दो सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? देखो इसके लिए आपको समझना क्या है, मान लो ये ऐसी हमारी घड़ी है और ये इसके अंक है 3, 6, 9, 12, फिर ये 1 और 2, ये 4 और 5, ये 7 और 8, ये 10 और 11। ठीक है, अभी ये जो पूरा का पूरा कोण है
यह आता है हमारा 360 अंश का। कितने का आता है? 360। तो मतलब हुआ ये कितने का? 180 का। अभी हमें क्या करना है? 360 में 1 2 3 4 कितने हैं? 12, बराबर। तो 360 में हिस्से कितने हैं? टोटल 12। तो 360 को अगर हम 12 से भागते हैं तो जवाब आता है हमारा 30। ठीक है, जवाब क्या आता है? 30। तो मतलब इन दो अक्षरों के बीच में कितने अंश का कोण बनता है? 30 अंश का कोण बनता है, याद रखना है। जो दो अक्षर है उनके अंदर कितने अंश का कोण है? 10 अंश का कोण है। तो अभी हमें क्या कहा है? 8:30 बजे। अभी 8:30 बजे मिनट का और कहाँ पे होगा? मिनट का काटा कहाँ पर होगा? 6 पे। साढ़े कहाँ पर भी लगाया हो तो मिनट का काटा 6 पर रहेगा। और 8:30 बजे मतलब हॉल का काटा कहाँ पे होगा? 8 और 9 के बीच में। ठीक है, तो अभी इनके बीच में अंतर कितना है? ये 1 2 और 2.5। अंतर कितना है? 2.5 अंक का है। अभी एक अंक के लिए हमारे कितने अंश थे? 30। तो 2 के लिए कितने हो गए? 30। और ये आधा है तो आधे के लिए कितने हो गए? 15 अंश। तो सबको मिलाकर 5 3 3 6 और 7, तो कितने अंश का कोण आएगा? 75 अंश का कोण आएगा। समझ में आया कैसे सॉल्व किया है? तो इसमें 75 अंश का ऑप्शन है क्या? देखो ऑप्शन ए ही है, 75 अंश। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है देखा, ये इसको समझना है। 75 अंश का कोण इसके बीच में आएगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। सवाल नंबर 23। निम्नलिखित हिंदी स्वरों में कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ, ये दो प्रकार स्वर के होते हैं। ह्रस्व माने जो पहले इसमें आता है, जिसकी जो बोलने की क्षमता होती है बहुत कम समय में होती है और इसके बोलने के लिए किसी स्वर दूसरे किसी की जरूरत नहीं होती है। मतलब इस स्वर को तो वैसे किसी की जरूरत होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें बोलने में टाइम लगता है। जैसे ओ ई ऊ, इसमें बोलने में टाइम कम लगता है। और आ, इसमें बोलने में टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए वो है हमारा दीर्घ। तो क्या आएगा? डी आ। 24 नंबर का सवाल। 30 मीटर लंबे बांस के 2 टुकड़े करने में 5 मिनट लगते हैं। 30 मीटर बांस के 2 टुकड़े करने हैं तो उसके लिए कितने लगते हैं? 5 मिनट लगते हैं। अर्जुन इस बांस के 12 टुकड़े करना चाहता है, तो ऐसा करने में उसे कितना मिनट, कितना समय लगेगा? अभी इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना है? टुकड़े कितने करने हैं? 12। अगर 12 टुकड़े करने हैं तो काटना कितनी जगह पड़ेगा? 11 जगह पड़ेगा। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल देखो, ये वाला 20 मीटर का है और हमें कितने का करना है? 12 टुकड़े करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गए 12। 1 2 3, अभी टुकड़ों हो गिनो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 टुकड़े हो गए। अभी यह जो है इसको हमने काटा कितनी जगह है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 12 टुकड़े करने हैं तो काटना 11 जगह पड़ेगा और एक बार काटने के लिए कितना टाइम लगता है? 5 मिनट। तो 11 बार काटने के लिए कितना टाइम लगेगा? इसलिए क्या करना पड़ेगा? 5 को 11 से गुना करना पड़ेगा। तो 11 से 5 को गुना किया तो कितना आएगा? 55। तो कितना मिनट लगेगा? 55 मिनट लगेगा, याद रखना है। तो जवाब क्या आएगा 24 नंबर का? सी 55 मिनट। ओके, 25वां सवाल।
कौन सा राज्य नर्मदा अवार्ड से संबंध नहीं है? मतलब कौन से राज्य का नर्मदा अवार्ड यह जो है इससे संबंध नहीं आता है? एक कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। इन तीनों राज्यों में नर्मदा नदी जो है वह बहती है, सिर्फ कर्नाटक में वह बहती नहीं है। इसके लिए इसका जवाब आएगा ए कर्नाटक। इसका इससे कोई संबंध नहीं है। समझ में आया सबको? तो फटाफट यह 25 सवाल जो है यह लेसन जो है उसको लिख लो, फटाफट करो। आपको आज का होमवर्क रहेगा, यह जो लेसन है उसको आपको एक बार पढ़ना है और इनमें से कोई भी 10 सवाल लिखकर कॉपी में लिखकर, किसी भी कच्ची कॉपी में लिखकर उसकी फोटो निकालकर ज्ञानज्योत स्कूल के ऐप में भेजना है। और सभी लोगों को फिर से बता दूं, आपको हर रोज होमवर्क ज्ञानज्योत स्कूल के ऐप में मिलेगा। आपको रोज होमवर्क ज्ञानज्योत स्कूल के ऐप में कर ही भेजना है। आपको जो आगे ओरल के मार्क्स और अंतर के मार्क्स मिलने वाले हैं इसी के बिना पे मिलेंगे, याद रखना है। साथ में आपकी प्रेजेंटी जो है वह भी आपके होमवर्क के आधार पर ही लगाई जाएगी। इसलिए सभी बच्चों को जल्दी से होमवर्क देना शुरू कर रहा है। अगर आपको होमवर्क देने में भेजने में कोई दिक्कत आती है तो आप सवाल करके पूछ सकते हो, फोन करके पूछ सकते हो, सर कैसे भेजना है, क्या करना है। लेकिन सभी बच्चों को होमवर्क ज्ञानज्योत स्कूल के ऐप में भेजना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो फटाफट लिखो इसको। इन 25 सवालों में से कोई भी 10 जो आपको लगते हो वह कोई भी 10 सवाल एक पेज पे लिखना है और उसकी फोटो निकाल के आज मुझे होमवर्क के रूप में भेजना है। यही आज का आपका होमवर्क रहेगा। आज हमने यह चौथा पाठ सामान्य प्रश्न इसको हमने हल किया है। सभी बच्चों को इसको ध्यान में रखना है। फटाफट लिखो, हमारा टाइम भी खत्म हो गया है और एग्जाम की तैयारी करना है। सभी को अच्छे से पढ़ना है। जो मैंने करवाया है उसी में से आपको सवाल आने वाले हैं और आपके यही मार्क्स आपके जो एनुअल रिजल्ट होगा उसमें गिने जाएंगे। इसके लिए आपको अच्छे से ये एग्जाम देनी है। लिख लिया सबने? सबका लिखना हो गया? सर हो गया मेरा। सर मेरा हो गया। ओके, हो गया मेरा सर। ठीक है, ठीक है। होमवर्क समझ में आ गया सबको क्या है? यस सर। इन 25 प्रश्नों में से कोई भी 10 प्रश्न एक कॉपी में एक पेज पर लिखना है, उसकी फोटो निकाल के मुझे ज्ञानज्योत स्कूल के ऐप में होमवर्क के तौर पे भेजना है। ठीक है? अच्छे से पढ़ाई की तैयारी करना है। होमवर्क भेजने में कोई दिक्कत आती है तो फोन करके पूछ सकते हो। हेलो सर। हाँ बोलो। ज्ञानज्योत बाद में फोन करके पूछो, क्लास में मत पूछो। बाद में फोन करना और पूछना, आपके क्लास टीचर से पूछो या फिर मुझे पूछो, किसी को भी पूछो। अभी नहीं, जब क्लास खत्म हो जाएगा तब बाद में पूछना। 12 बजे 10 बजे के बाद। यस सर। ओके, वंदे मातरम। वंदे मातरम।